सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 17 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और जानते हैं कौन सी खबरें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हमारे लिए हैं महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे दिल्ली और आसपास के उत्तर भारतीय क्षेत्रों में पड़ रहे कोहरे को लेके है। इसके अलावा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की मौत एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में नामीबिया के वेटनेरियन साइंटिस्ट ने भी ये कहा, जो वेटनेरियन डॉक्टर्स होते हैं, कि भारत को ये देखना ज़रूरी है कि क्या समस्याएं आ रही हैं कि कूनों में चीताओं की मौत हो रही है। जिस प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत इनको भारत में लाया गया था, वो प्रोजेक्ट चीता एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, क्योंकि लगातार आज तक 10 चीतों की मौत हो चुकी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 लाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाल और खाद्य तेल उत्पादन की चुनौतियां। भारत अब भी दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। केंद्रीय और राज्य सरकारें इसके लिए कोशिश में लगी हुई हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2028 के जनवरी तक भारत इन खाद्यान्नों में उसी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा जैसा गेहूं, धान, गन्ना के मामले में हो चुका है। सरकार ने इसके लिए दाल खरीद मंच का गठन किया है। इसके नीति के मुताबिक किसी किसान दलहन की फसल बोने से पहले राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन और सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड को अपनी उपज बेचने के लिए पंजीकरण करा सकेगा, जिससे उन्हें इनके उचित मूल्य मिल सकेंगे। सहकारिता मंत्री ने स्वीकार किया कि किसान अरहर की खेती करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से देश में चना और मूंग को छोड़कर दूसरी सभी दालों की कमी बनी रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए दालों को आयात करना पड़ता है। पर सवाल है कि क्या ये मंच बनने से दालों के उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। गौरतलब है कि पिछले 10 वर्ष में दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2 गुना ज़्यादा की वृद्धि हो चुकी है। देख रहे हैं, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2 गुना 2x से ज़्यादा की वृद्धि हो चुकी है, जिसमें 13-14 फसल वर्ष के 1.92 टन से बढ़कर दालों का उत्पादन 22-23 में 2.605 करोड़ टन हो गया है। हालांकि दालों का घरेलू उत्पादन अभी भी खपत से काफ़ी कम है। जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो हमारी कंजम्पशन से कम है। आंकड़ों के मुताबिक 19-22 और 22-23 के बीच मूल्यों के संदर्भ में वनस्पति तेलों का आयात दुगने से भी अधिक हुआ। यह आयात भारत की वनस्पति तेल आवश्यकताओं का तकरीबन 60% से भी ज़्यादा होता है। अगर तिलहन और दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भरता हासिल कर लें तो वनस्पति तेलों के आयात में कमी लाई और इसे हर साल हजारों करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। देश के बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादक राज्य राजस्थान में होता है। अगर हम बात करें दलहनों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, वो मेरे साथियों राजस्थान में होता है। राजस्थान में। और राजस्थान के बाद कहाँ पे होता है, एमपी मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद आपका यूपी में होता है। इसके बाद कहाँ होता है, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को। आज ये राज्य दलहन में काफ़ी पीछे हैं, मतलब कि जो जिन राज्यों के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। खासकर अरहर के उत्पादन में राज्यों में दलहन और तिलहन उत्पादन की ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में दलहन फसलों खासकर अरहर बोने से किसान इसलिए कतराने लगे हैं कि यह समय ज़्यादा लेती है। जो उसका उगने का टाइम होता है, जो उसका तैयार होने का टाइम होता है, वो ज़्यादा होता है।
लागत मूल्य भी निकलना मुश्किल हो जाता है। मौसम की मार और रोग लगने की वजह से अरहर, मूंग जैसी दालों में कुछ बचत नहीं होती है। अगर कोई भी डिजीज़ लग जाए तो फिर और ख़त्म ही है कहानी। आगे रहें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान देश में अनेक कृषि जीन्सों का उत्पादन उछलकर नए कीर्तिमान पर पहुंच गया, लेकिन कुछ अनाजों के आयात पर निर्भरता में कमी आने के बजाय वृद्धि दर्ज की गई। इनमें दलहन और खाद्य तेलों का आयात प्रमुख है। सरकार इसके पीछे दक्षिण पश्चिम मानसून में अनिश्चितता की वजह बताती है। अगस्त अक्टूबर के वजह तथा गर्म मौसम में अनेक खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें अरहर, उड़द और मूंग प्रमुख है। अरहर के उत्पादन में पिछले 2 दशकों में खासकर उत्तर प्रदेश में कमी होती गई। अब किसान घाटे की कोई फसल उगाना नहीं चाहता। अरहर रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दाल ही, इसके बावजूद किसान अगर इसको बोने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो इन कारणों को खोजे बगैर 28 तक अरहर और अन्य दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर हो जाएगा कहना मुश्किल है। मतलब कि हम अगर 2028 तक का टारगेट ले रहे हैं कि 2028 में हम सेल्फ प्रोडक्शन करेंगे, पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे किसी प्रकार के इंपोर्ट से, मगर हम ये कैसे भूल रहे हैं कि हमारे जो खुद के किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो उस फसल को उगाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। क्या कहते हैं, अरहर, मूंग और उड़द के लिए अलग से फसल बीमा योजना शुरू करने की ज़रूरत है। असल इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और ये निश्चिंत होकर अरहर यानी तूर प्राथमिकता से बोने के तैयार हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अरहर, मूंग और उड़द में लागत उतनी नहीं लगती जैसी दूसरी फसलों के बोने और तैयार करने में लगती है। गौरतलब है कि इससे किसानों को ज़मीन अधिक उर्वर बनाने में मदद मिलेगी। अरहर की जड़ें मूसलाधार होती हैं, ये ज़मीन के नीचे की उर्वरता और कम पानी खींचकर भी तैयार हो जाती हैं। ये कृषि अनुसंधानों से पता लगाया जा सकता है कि अरहर की पत्तियां झड़कर खेत की उर्वरता बढ़ाती हैं। ये सब अरहर की फसल उगाने के फायदे हैं, जिन्हें किसानों को प्रोत्साहन में समझाया जा सकता है। मतलब ये प्रोडक्शन करना ही बढ़िया है और इसके बाद जो इसके और एस्पेक्ट्स हैं वो भी आपकी क्रॉप्स के लिए हेल्दी हैं। राजस्थान तिलहन और गुजरात तिलहन उत्पादन में अव्वल है। गुजरात तिलहन में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, गुजरात तिलहन में और राजस्थान दलहन में। ये आपको परिवर्तन जानना, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको जानना जरूरी है। नंबर 1 है, भारत का किसान परंपरागत खेती को ही अभी प्राथमिकता देता है। तिलहन और दलहन की फसलों को वैज्ञानिक ढंग की खेती के रूप में किसानों को प्राथमिकता देना चाहिए और इसके लिए उन्हें जिला स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, उसके लिए दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन पर जोर देकर इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। इससे जहां दालों को लेकर गांव और शहरों में जो मारामारी के हालात अक्सर बनते रहते हैं, उससे निजात मिलेगी और दलहन के लिए करोड़ों रुपयों का आयात जो हर वर्ष हो रहा है, उसे भी काफ़ी हद तक कम या ख़त्म किया जा सकेगा। बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है। आगे आते हैं मौसम की मार और हकीकत के बरकस में आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में देश में विकासात्मक गतिविधियों को लेकर सक्रियता दिखती है और उसी मुताबिक ज़मीनी स्तर पर बदलाव भी आ रहे होंगे। इस लिहाज से देखें तो नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट की उम्मीद की तरह देखा जा सकता है, जिसमें देश में बीते 9 वर्ष में 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आने का दावा किया गया है। जिस दौर में दुनिया भर में तमाम विकासशील देशों से लेकर विकसित देशों में कई मोर्चों पर व्यापक आर्थिक उथल-पुथल और मंदी से दो चार है, उसमें भारत में करीब 25 करोड़ लोग के गरीबी रेखा से बाहर आने की खबर आती है, तो ये अच्छी बात है। जो हमारा अभी हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, उसको लेकर बात कर रहे हैं, नीति आयोग ने जारी करा है। सवाल है कि अगर इतने लोगों की ज़िंदगी में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं तो और अलग पैमानों पर उनकी आर्थिक स्थिति उधार आया है, तो सार्वजनिक स्तर पर ये दिखता क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि रिपोर्ट्स में जो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स में सब बढ़िया चल रहा है, एकदम ओके चल रहा है, मगर प्रैक्टिकलिटी में जो हमको वास्तविक दुनिया में दिख रहा है वो कहीं भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं हम।
गौरतलब है कि बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से सुधार की कसौटी पर मापा जाता है और ये 12 सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित संकेतकों के जरिए दर्शाया जाता है। नीति आयोग के परिचर्चा पत्र में एक आकलन के मुताबिक देश में बहुआयामी गरीबी 13-14 में 29.17% थी, वहीं 22-23 में 11.28% रह गई। इस रिपोर्ट में खास पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनमें गरीबी सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई। मतलब कि इन प्रदेशों में गरीबी सबसे कम दर्ज की गई है। देश की आज़ादी के बाद घोषित तौर पर सभी सरकारों का मुख्य जोर गरीबी दूर करने पर ही रहा और इस समय समस्या दूर करने की को दूर अनेक दावे किए गए हैं। मतलब गरीबी दूर करने को लेकर बहुत से दावे किए जाते हैं। ठीक है, जाहिर है इसलिए मसले पर उठाए गए कदम अपर्याप्त थे। देखिए प्रैक्टिकली अगर हम देखें ओवरऑल पूरा कहना क्या चाह रहे हैं कि रिपोर्ट्स में जो कहा जा रहा है नीति आयोग द्वारा जारी की कि किसी संस्थान द्वारा जारी की जाती है, उसको जब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अगर गरीबी ख़त्म हो गई या फिर गरीबी में कमी आई है तो वो दिख नहीं रही है किसी को भी। ठीक है, कोरोना महामारी के बाद पिछले 2-3 वर्षों से खुद सरकार ओर से अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि करीब 80 करोड़ लोग की मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। किसी भी सामाजिक तबके की अगर पेट भरने के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जा रही है तो इसकी कसौटी गरीबी ही होगी। ये देखिए अब दो एस्पेक्ट कितने बढ़िया हैं कि अगर हम एक तरफ ये कह रहे हैं, जो वन एस्पेक्ट है कि भैया हमने जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो हमने एकदम ख़त्म कर दी है और ख़त्म करनी थी, अब कम होती जा रही है। मगर हम दूसरा एस्पेक्ट ये भी कह रहे हैं कि भैया हम राशंस के माध्यम से लोग को खाना पहुँचा रहे हैं और करीब 80 करोड़ लोग को पहुँचा रहे हैं, ज़रूरतमंदों को पहुँचा रहे हैं। तो अगर आप ज़रूरतमंदों को पहुँचा रहे हो मतलब कि वो गरीब है और आप ये बता रहे हो कि हमने बहुत और लोगों को कवर करा है, मतलब कि जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं आपके दिए हुए आंकड़ों के हिसाब से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपकी बातों से। ठीक है, मेल नहीं खा रही हैं बातें। ये आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा मेरे को, प्रश्न करना चाहिए सरकार से। चलिए आ जाते हैं। अयोध्या पूरी रंग गई है, जश्न का महोत्सव बना दिया है। देश में ऐसी मनोरंजन ऐसे ऐसे धार्मिक आयोजन होना बहुत ही अच्छा है। एक ऊर्जा निकल आती है, एक ऊर्जा बन जाती है हर व्यक्ति के अंदर। 22 तारीख को है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा। चलिए आज के दिन रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।